हम बात कर रहे हैं 19 रोज से जारी जंग में अब ईरान की आला क़यादत और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा रहा है। मंसूर साहब, अब जो पहले बात हो रही थी कि अब जो लीडरशिप आ रही है वो ज़्यादा सख्तगीर ख्यालात की हामिल है और आप ये समझते हैं कि ये बैकफायर भी कर सकता है इसराइल और अमरीका के लिए। नई क़यादत ज़्यादा लचकदार नहीं होगी अपनी फ़ैसला साजी के हवाले से, लेकिन मुमकिन क्या फ़ैसले हो सकते हैं उनके? जो आज ये बयान दिया गया है कि ट्रंप हमारे सरप्राइज़ का इंतज़ार करें, हमारा अब जो रद्द-ए-अमल होगा वो गैर मामूली होगा, इसको कैसे देखा जाए? ये यकीनन एक ख़ास तौर पे इस वक्त जो गम और गुस्सा पाया जाता है ईरान की क़यादत के सफ़ों में और अवाम के अंदर, और ख़ास तौर पे जो इस वक्त फील्ड के उनके कमांडर्स हैं, वो इस बारे में यकीनन एक इंतहाई रद्द-ए-अमल देने की पोजीशन में भी हैं और उन्होंने उसका ऐलान भी किया है। अब जो असल चीज़ यही है कि ये जो एक सख्त जो कमांडर्स हैं या जो पासराना इनक़लाब के जो लीडर्स हैं, अगर वो इस वक्त मसनद इक़्तिदार पर आ जाते हैं और फ्रंट लाइन पर आ जाते हैं, तो ऐसी सूरत में उनके साथ जो डील करना है वो यकीनन वेस्ट के लिए इंतहाई मुश्किल होगा। बिल्कुल ऐसे ही है कि आपके इल्म में होगा कि जिस तरीके से इराक़ पर जब हमला किया गया था तो उस वक्त इराक़ की जो रेगुलर आर्मी है उसको ख़त्म कर दिया गया था और उस ख़्याल से ख़त्म किया गया था कि शायद उसके बाद इराक़ पर कब्ज़ा करना आसान हो जाएगा। लेकिन वो तमाम के तमाम जो आर्मी के लोग थे वो इसी तरीके से अंडरग्राउंड चले गए थे और उन्होंने अपने मुख्तलिफ़ किस्म के स्लीपर सेल्स बना लिए थे, जो बाद में आज तक जो वहाँ पर अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को उस वक्त एक सख्त मौक़िफ़ दे रहे हैं, एक मुख्तलिफ़ मलेशियाज़ की सूरत में, मुख्तलिफ़ इंतहा पसंद ग्रुपों की सूरत में, कभी वो दाइश, कभी अलकायदा, मुख्तलिफ़ नामों के साथ। तो वो तमाम का तमाम जो एक अपरेटस था, और यही हमाकत जो है अमेरिका से जब अफ़गानिस्तान पर हमला किया गया तो वहाँ पे भी जो एक रेगुलर आर्मी को ख़त्म करके इस नौइयत के लोगों के इंतहा पसंद, तो एक ऐसा मैं समझता हूँ इंतहा पसंदी का तूफ़ान जो है वो ईरान में आ सकता है। ख़ास तौर पे दाखिली तौर पे वो उस मुल्क की सलामती के लिए, और बिल्कुल एक इन फाइटिंग की सिचुएशन जो है वो भी पैदा हो सकती है। और ख़ास तौर पे ईरान ख़ित्ते के जिस हिस्से में वाक़ है उसके जो करीब हमसाया ममालिक हैं उनकी सालमियत के लिए, उनका जो लॉन्ग टर्म जो को एग्जिस्टेंस है उसके लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज बन सकता है। अब इस वक्त तो इक़्तिसादी तौर पे बहुत बड़ा चैलेंज दरपेश है कि एक आबनाए हुर्मुज़ बंद हुई है, तो इस वक्त आप देख रहे हैं कि पूरी जो जीसीसी कंट्रीज़ हैं, ओआईसी के जो ममालिक हैं, उनके वज़रा ख़ारजा सऊदी अरब में इस वक्त सर जोड़े बैठे हैं। और उसके साथ साथ जो पैरेलल एक्टिविटीज़ इस वक्त यूएई हेराल्ड कर रहा है, क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा नुकसान जो है मेरा ख़्याल इसराइल पर जो इस वक्त रॉकेटबारी और मिज़ाइल दागे जा रहे हैं, उसके बाद जो दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी तादाद है वो इस वक्त यूएई पर दागी गई है, हमला किया गया है। तो लिहाजा उनको इस वक्त अपनी जो एग्जिस्टेंस है उसके भी बहुत बड़ी जंग का सामना है, और ख़ास तौर पे उन्हें माजी की जो रंजिशें हैं वो सेटल करने का भी मौका मिल रहा है कि ईरान के जो यूएई के 3 जज़ायर हैं उस पर जो ईरान का कब्ज़ा है वो छुड़वाने के हवाले से भी समझ रहे हैं कि शायद ये बहुत इस वक्त लोहा गर्म है, तो हम एक ज़रब लगा के अपना वो स्कोर भी सेटल कर लेंगे और उसके साथ साथ ईरान को जो है एक सबक भी सिखा देंगे। तो यहाँ पे सूरत हाल इस वक्त, यानी जो हमसाया ममालिक हैं, अगरचे उन्होंने बड़ा रिस्ट्रेन और बहुत सारी चीज़ें शो कर रहे हैं, लेकिन अंदरून खाना जो है इस वक्त भी वो एक पूरा सपोर्ट सिस्टम जो है उनके यहाँ मौजूद है, जहाँ से बहुत बड़ा इंटेलिजेंस का नेटवर्क, ख़ास तौर पे जासूसी इदारे, मोसाद, सीआईए, तमाम के तमाम जो हैं वो इन तमाम अरब कैपिटल्स के अंदर जो नुमायाँ जीसीसी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे आज भी ऑपरेशनल हैं। और ये जो आपको बड़ी टारगेटेड लीडरशिप के हवाले से कार्रवाइयाँ नज़र आती हैं, उसमें बहुत बड़ा हाथ वहाँ पे मौजूद जो उनके डाटा सेंटर्स हैं और उसकी बेस पे चलाई जाने वाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वो नेटवर्क, वो क्लाउड्स के जहाँ पे ईरान में ये जो स्ट्रेटेजिक नौइयत की असासाजात और प्लस वहाँ की शख्सियात की जो डे टू डे मूवमेंट और उनकी जो मॉनिटरिंग है वो भी वहीं से की जाती है, और वहाँ से फिर एक प्रिसाइज जो है इंफॉर्मेशन दे के उनको असैसिनेट किया जा रहा है। तो ये तमाम के तमाम मालूमात जो हैं वो ईरान के पास भी मौजूद हैं, और यही वजह है कि इस वक्त आपको एक शदीद रद्द-ए-अमल ईरान की तरफ से देखने को मिल रहा है। और उसके साथ साथ जो आबनाए हुर्मुज़ को खुलवाने के लिए जो इस वक्त कोशिशें अमेरिका कर रहा है, ख़ास तौर पे आबनाए हुर्मुज़ के गिरदोनवाह में जो पोजीशंस इस वक्त ईरान के पास मौजूद थी उनको आज बम्बार्ड किया गया है बहुत बड़े पैमाने पे। तकरीबन 5-5 हज़ार पाउंड के जो बम्स हैं वो इस्तेमाल किए गए हैं और बड़ी डीप पेनिट्रेशन वाले बम इस्तेमाल किए गए हैं। तो अब लग ये रहा है कि आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश से जो एक तूफ़ान उठा है उस पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका,
اور اس وقت جو سب سے بڑا چیلنج بنا ہوا ہے امریکہ، اس کے اتحادیوں اور خاص طور پہ ان عرب ممالک، اور اس سے بڑھ کے پوری کی پوری جو ایک سپلائی چین دنیا بھر کی جو ہے وہ جی نہ صرف تیل کی اور گیس کی بلکہ دیگر جو ضروریات اور را مٹیریل سے متعلق وہ اس وقت چوک ہو چکی ہے، جس کے اس وقت اثرات دنیا بھر کی جو دیکھے فائنینشیل جا رہے ہیں مارکیٹس ہیں بالکل اس میں بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں، اور جو خاص طور پہ پاکستان جیسا ملک ہے وہ بھی اس کی حدت اور شدت سے متاثر ہوئے بالکل بغیر نہیں ایبسلیوٹلی رہ سکا۔ تو لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ اس وقت جو فوری طور پہ اقدام درکار ہے، اور خاص طور پہ اپنے ہرمز کو مانیٹر کرنے اور وہاں سے ایک سموتھ قسم کی سیلنگ کو انشور کرنے کے لیے جی وہ اگر کر لیا جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں ایران کو اب بھی جو خطے کے ممالک جو ہیں ان کی طرف سے ایک سافٹ کارنر یا ان موجود کے ہے ساتھ ایک اظہار یکجہتی اور ہمدردی ان کو دیکھنے کو مل سکتا جی ہے، لیکن اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں جو ہارڈ شپ، جو سخت رویہ ہے وہ ایران کے لیے شاید ان دا لانگ رن کوئی بینیفیشل نہ رہے۔ جمیل صاحب، آپ کے خیال میں اب یہ جو آبنائے ہرمز کے حوالے سے یا پھر جزائر پہ قبضہ کرنے کے حوالے سے بھی صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ اٹ ول بی فن، اس قسم کے ان کے سٹیٹمنٹس ہیں کہ اگر ایسا ہم کچھ کرتے ہیں تو دلچسپ ہوگا، سو ایک بڑا غیر سنجیدہ سا رویہ تو ہے، لیکن کیا یہ ممکن ہوگا جو امریکی صدر کی خواہشات ہیں جغرافیائی لحاظ سے بھی دیکھتے ہوئے، کیونکہ ایران میں دیگر حوالوں سے بھی بہت سی چیزوں میں کامیاب تو نہیں ہوئے ہیں، لیکن امریکہ کے ماضی کے تجربات کو سامنے رکھتے ہوئے جزائر پہ قبضہ کرنے کی خواہش یہ کتنی ریئلسٹک ہے؟ یہ ایک دلدل ہے، اس دلدل میں امریکہ پھنس گیا ہے، اور ایران اس کے پاس کوئی چوائس نہیں بچی ہے، اس کے لیے ایران کے لیے ایک ایگزسٹنشل تھریٹ ہے، اور اسرائیل بھی یہی سمجھتا ہے کہ اگر ایران اس مرتبہ بچ گیا تو حاوی ہو جائے گا دوبارہ، اور اسرائیل کے لیے ایگزسٹنشل تھریٹ والا معاملہ بن جائے گا۔ تو یہاں آ کے اس نہج پر جب بات پہنچ جائے تو کسی ایک فریق کو تو زیر کرنا پڑے گا، اور وہ کس طرح ہوگا؟ تمام ڈائلاگ دیکھ لیے، تمام باقی حربے اختیار کر لیے، اب ایک ہی حربہ ہے کہ جو ملٹری مائٹ امریکہ کی ہے وہ استعمال ہو رہی ہے، مزید کمک اس وقت اس سے نکل چکی ہے سنگاپور کے سے بھی اور آگے جا کے، اور اس کے بعد وہ پہنچ رہی ہے مرینز کی، پورا ایک جو ان کا سسٹم ہے، بیڑا ہے ایک، وہ مرینز کا آ رہا ہے، جس سے انڈیا یہ ملتا ہے مرین یہ یونٹ جو چلی ہے جاپان سے اور اب یہاں پہنچنے والی ہے، تو اس کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف جہاز پہ بیٹھنے کے لیے نہیں آتے ہیں، گراؤنڈ انویژن کے لیے بھی آتے ہیں، اور واضح رہے کہ تقریباً 50,000 کے قریب ان کی اب بھی عسکری قوت موجود ہے اس پورے خلیجی ممالک میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آخری حد تک اسرائیل ان کو لے گیا ہے۔ ایک ہی اس میں معلوم ہوتا ہے کہ شاید ایک معاملے میں بچت ہو سکے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ پر اب جو پریشر آ رہا ہے، اور جس کی وجہ سے انہوں نے چائنا کا اپنا دورہ بھی کینسل کیا ہے، اور آج اس کی آ گئی ہے بات، اعلان ہو گیا ہے، تو وہ پریشر ان کا ڈومیسٹک ہے۔ یہ جو آگے الیکشن آ رہے ہیں مڈ ٹرم نومبر میں، اس کا بھی پریشر ہے، کیونکہ امریکہ کی تاریخ ہے کہ جو بھی رولنگ پارٹی ہوئی ہے، اور اگر $100 سے آگے بیرل گیا ہے آئل، تو جس طریقے سے لوگوں کو پیٹرول مہنگا پڑتا ہے اور دنیا کی اور ضروریات زندگی کی ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے امریکہ میں، تو ووٹنگ میں وہ اس کا غصہ نکالتے ہیں اور تقریباً 24 سیٹوں کا فرق ڈال دیتے ہیں۔ یہ ایوریج ان کی طرف سے کیلکولیٹڈ ہے جو اس معاملے میں تجزیاتی ادارے ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔